तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी के सारे प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चीज़ सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाइए, एक एक सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, जिससे आपका देखिए ये 2022 का प्रश्न पत्र मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाया हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ इस क्लास को शेयर कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहीं पे आपको हर एक क्लास का PDF मिलता है। तो देखिए पहला प्रश्न, छतरी वाला 6 संयुक्त रूप है तो किसका है? चारों में से ऑप्शन बताइए। आधा क प्लस आधा मूर्धन्य स प्लस आधा क प्लस आधा य प्लस का प्लस सा आधा क प्लस पूरा मूर्धन्य स। तो बताइए छतरी वाला जो 6 है इसका संयुक्त रूप क्या है? तो आधा क और मूर्धन्य स होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए सेकंड प्रश्न। देखिए ये जो पिछली संस्कृत का जो पेपर हुआ था 2022 में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का वही प्रश्न पत्र है ये। क्योंकि प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने से तैयारी अच्छा होता है। द्वादश शब्द बोधक है। देखिए 10 मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 2 मतलब 2, यानी कि 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समक्ष शब्द समास है, कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है? देखिए तत्पुरुष होगा नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी विभक्ति या किसी कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा है। और द्विगु क्या होता है? संख्यावाची होता है, तो संख्या भी नहीं बोध हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में से कोई होगा, या तो कर्मधारय होगा या तो अव्ययी भाव होगा। तो कौन हो सकता है? तो समक्ष क्या है? ये अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। मान लीजिए कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, एक बॉल को फेंक रहे हैं, या कोई बालक सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है, उसे संस्कृत में कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे? ठीक है, जिस प्रकार आप ऊपर कोई बच्चा जा रहा है तो कार्य कर रहा है तो अप होता है। ठीक है, ऊपर कोई जाता है तो उसको इंग्लिश में अप कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में मान लीजिए। लेकिन संस्कृत में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उदगच्छति। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो, यानी कि क्रिया के जिस रूप, वो ऐसा कौन सा रूप है जहाँ पे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय, होने का बोध होता है तो क्रिया कहते हैं। लेकिन जब वहाँ पे समय जुड़ जाएगा, कौन से समय में हुआ है, तो क्या हो गया? मान लीजिए उसे क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंस, यानी कि काल कहेंगे। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि आपका 25 नंबर का ये होता है संस्कृत का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 25 में से आपको 12 नंबर पासिंग लाना है। इसीलिए कोशिश करें बहुविकल्पी न गलत हो। अति लघुत्तरी प्रश्न है, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी एकदम 100% सही करके आना है। लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपको पता है संस्कृत में 3 प्रकार के जेंडर होते हैं। एक होता है पुल्लिंग यानी कि मेल, एक होता है स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल, एक होता है नपुंसक लिंग यानी कि न्यूटर जेंडर मान लीजिए। प्रश्न नंबर 7, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो 2 पशु के नाम लिख दीजिए। कोई ज़रूर नहीं कि आप जो यहाँ पे लिखा गया है वही पशु के नाम आप लिखिए। ठीक है, तो महिषीय माने भैंस होता है, भैंस का लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे चलिए अश्व लिखा है तो घोड़ा हो गया। गौवह माने गाय। तो मैं 1-2 और पशु का नाम बता देता हूँ। ठीक है, अजह माने क्या हो जाएगा? बकरा। अजा माने बकरी। शस्कह माने खरगोश। वृषभ माने बैल। लूता माने मकड़ी। ठीक है, ये सारी होती हैं। 2 पक्षियों के नाम, तो पक्षी में देखिए कपोतः माने कबूतर, मयूरह माने मोर। ठीक है, तो और पक्षियों में आप लोग उल्लू का लिख सकते हैं। उल्लुकह माने उल्लू, मरालह माने हंस या बत्तख, मयूरह माने मोर। ठीक है, ये तो आपको दिया ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वकह माने बगुला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
देखिए फल का शब्द रूप विभक्ति एवं वचन बताइए फलेन का। आपको पता है जो फल का चलता है शब्द रूप कैसे चलता है, फलम फले फलान, ठीक है, फलम फले फलान। तो इसी प्रकार आपको क्या जाएगा, ये तृतीय विभक्ति में एक वचन आएगा, ठीक है, फलेन फलाभ्याम फलेसु, ये तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 9, रामा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप में लिखिए। देखिए हर साल जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का एग्जाम होता है उसमें धातु रूप आपका 4 से 5 नंबर का पूछता है, शब्द रूप आपका 3 से 4 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो 4 से 5 नंबर चाहे 3 से 4 नंबर का ही शब्द रूप और धातु रूप का वेटेज है संस्कृत के प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, रामा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो रामा का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, रामासु। प्रश्न नंबर 10, देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारिन्न बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए, ठीक है। ये किसने कहा था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किस महापुरुष ने कहा था, ठीक है। तो हे मनुष्यों उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों यानी कि ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है, विधिलिंग लकार को क्या करते हैं, चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है, अति लघुत्तरी के बाद क्या आता है, लघुत्तरी आता है। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2, ठीक है, 1 का 1, 2 का 2, या तो देखिए गलत नहीं होना चाहिए, 2 और द्वि, त्रय मतलब 3 होता है, त्रय या त्रि कहिए, ठीक है, चत्वारह कहिए या चतुर कहिए, पंचम कहिए 5 को, षट कहिए 6 को, सप्तम या सप्त कहिए 7 को, अष्टम या अष्ट कहिए 8 को, नवम को 9 कहिए, 10 को क्या कहेंगे 10। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत में कौन कौन सी शिक्षण की विधियाँ अपनाई जाती हैं, मॉन्टेसरी विधि अपनाई जाती है, ठीक है, किंडरगार्टन विधि, ठीक है, कौन कौन सी विधि, किंडरगार्टन विधि। क्योंकि जो आपका आया था कोठारी आयोग उसने संस्कृत पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, क्या किया था उसने अरबी को विकल्प में क्या लिया था, वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकारा गया था, ठीक है। तो मॉन्टेसरी विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया, डाल्टन विधि हो गया, वाद विवाद विधि हो गया इत्यादि, ये सब क्या होता है संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया अर्थात धातु कहते हैं, यानी कि क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे हम लोग धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व होते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द जो निर्माण होते हैं, ट्रांसलेशन होते हैं, उसमें क्या होता है, धातु का ही प्रयोग किया जाता है, मेटल का नहीं। ये संस्कृत का जो धातु होता है क्रिया, ठीक है, धातुओं के साथ उपसर्ग, ठीक है, आप लोग बताएंगे उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। सामासिक पद ही मिलकर संज्ञा सर्वनाम के लिए शब्द बनाते हैं। उदाहरण क्री, स्था, ये सब क्या है, धातु है। क्री हो गया, स्था हो गया, भू हो गया, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। चूँकि ये 2 नंबर का है आप लोग इससे एग्जाम्पल जरूर देंगे, क्री हो गया, स्था हो गया, भू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक स्वर में बांटा गया है, एक व्यंजन में, और तीसरा किसको, अयोगवाह में। तो संस्कृत भाषा में वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। प्रश्न नंबर 16 देखिए,
किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो 4 फल आपके देख लीजिए। दाड़िमम मतलब अनार, आम्रलमह मतलब या पेरुकम माने अमरूद, ठीक है, पेरुकम मतलब अमरूद याद रखेंगे। जम्बीरम मतलब नींबू, लीचिका माने लीची, ठीक है। एग्जाम में आपको ये देगा नहीं, डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा कि दाड़िमम मतलब अनार, आम्रलम मतलब या पेरुकम माने अमरूद, जम्बीरम मतलब नींबू, लीचिका माने लीची, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखिए। घबराना नहीं है संस्कृत से कि बहुत बच्चे घबराते हैं, संस्कृत बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न नंबर 17 जो आपका शब्द रूप धातु रूप आता है 4 से 5 नंबर का ही आता है, ठीक है, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। अब आप लोग देख लीजिए, ये मोबाइल है, क्या है, मोबाइल में ऑडियो भी आ रहा है और वीडियो भी आ रहा है, तो इससे आपको क्या लाभ हो रहा है पढ़ाई में, वही उत्तर लिखा जाएगा। तो चूँकि ये संस्कृत शिक्षण का नाम लिया है, बात तो वही हुआ, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो संप्रेषण की एक नवीन विधि है जो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम को, यानी कि टीचिंग लर्निंग को, यानी कि एक टीचर पढ़ाते हैं तो टीचिंग कहते हैं, और लर्निंग जो अभ्यर्थी लर्नर हैं वो सीख रहे हैं तो वो अधिगम हो गया, ठीक है, तो प्रभावित करती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हो गया, ठीक है। तो संप्रेषण की एक नवीन विधि है जो दूरस्थ, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं लेके, उसी प्रकार क्या है ये आपको अधिगम को बहुत नवीन विधि है, ये नया टेक्नोलॉजी है। आपको पता है कोरोना के टाइम से ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका डेवलप हो गया है, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो वीडियो टेक्स्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसका पारस्परिक सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयोग किया जाता है। वीडियो टेक्स्ट में घरेलू टेलीविज़न एक कंप्यूटर की भांति कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा आंकड़ों पर आधारित सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। इसके लिए वीडियो टेक्स्ट में एक रिकॉर्डर, टेलीफोन भी रहता है, टेलीविज़न तथा एक कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को बताता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बालक हंसता है, बालक हंसती, देखिए यहाँ पे विसर्ग लगाना है, बालक हंसती। शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला पुस्तकम अपठत, ठीक है। पत्ते गिरते हैं, देखिए पास्ट टेंस है तो क्या है, पास्ट टेंस का आप ही यहाँ पे धातु रूप प्रयुक्त हुआ है। आपको बताया गया ना कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो ये आपका पास्ट टेंस में हो, यानी कि देखिए शीला ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि शीला पुस्तक पढ़ चुकी है, पास्ट टेंस में आएगा, इसीलिए पढ़ी के जगह अपठत हो गया है। पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतंती। बंदर दौड़ेंगे, वानरः धावस्यन्ति, ठीक है। दौड़ेंगे के क्या होगा संस्कृत, धावस्यन्ति। दौड़ेंगे देखिए फ्यूचर टेंस में आ रहा है, ठीक है, दौड़ेंगे भाई, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस में आ रहा है। तो आप संस्कृत में देखिए फ्यूचर टेंस में कौन सा लकार आता है, तो संस्कृत में फ्यूचर टेंस में आपका कौन सा लकार आएगा, लट लकार आएगा कि लंग आएगा कि लोट लकार आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, लोट लकार आएगा। तो लोट लकार का आप यहाँ पे धावस्यन्ति लिखे हैं, धातु रूप प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, अब नेक्स्ट ईयर का आ गया। तो 2022 का हमने देखिए ये सॉल्व करा दिया है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 2022 का था, चलिए 2023 का भी एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि और अच्छे से तैयारी हो जाए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ। संस्कृत में देखिए प्रथम सेमेस्टर है, वर्ष 2023 का हल प्रश्न पत्र देखिए, देखिए यहाँ पे उत्तर से नहीं दिखना है। पहला देखिए, ज्ञ संयुक्त रूप है, किसका है संयुक्त रूप, आप लोग बताएंगे, ठीक है। आधा ज प्लस इया, ग प्लस अ, ज प्लस अ, ज्ञ प्लस आ। तो ज्ञ संयुक्त रूप है, तो ज्ञ किसका संयुक्त रूप है, तो आधा ज और इया का आपका क्या है संयुक्त रूप है।
प्रियंगुआ शब्द बोधक है। देखिए प्रियंगुआ शब्द बोधक है, किसका है? तो आप लोग बताएंगे चने का है, चावल का है, बाजरे का है, तिल का है। तो प्रियंगुआ शब्द बोधक किसका है? तो प्रियंगुआ कहते हैं बाजरे को। तो देखिए आपके अन्नों का नाम दे दिया है। बाजरे को क्या कहते हैं? प्रियंगुआ। प्रश्न नंबर 3, नद्यई शब्द रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? नद्यई शब्द रूप किसका है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या? पठामी धातु रूप है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए पठामी धातु गम धातु, पठ धातु, वद धातु, वस धातु। तो पठामी किसका है धातु रूप? पठति पठतः पठामी, पठति पठतः पठन्ति, पठस पठतः पठत पठामी, यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये पठ धातु का है पठामी। अशुद्ध वाक्य यानी कि जिसमें अशुद्ध हो, अशुद्धि हो। अहम पाठामि मोहन गच्छति महाम फलम आनय मम सह रामेश, मैं रामेशः गच्छति में मैं रमेश संग जाता हूँ। बताइए पांचवा का उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? देखिए अहम पाठाम ये तो सही है, मोहनः गच्छति मोहन जाता ये भी सही है, महाम फलम आनय देखिए ये गलत हो जाएगा। तो गलत का उत्तर गलत ही, अशुद्ध पूछा तो ये आपका सही हो जाएगा। मम सह रामेशः गच्छति ये भी सही है, तो यही एक क्या दिया है? गलत दिया, तो इसी को टिक मार देंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। आपको एक बार और बता देते हैं, 25 नंबर का ये पेपर होता है जिसमें से 12 नंबर आपका पासिंग होता है, ठीक है। तो देखिए इसके पहले हमने जो 2022 का सॉल्व किया है वहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए 5 प्रश्न आपके पूछे गए हैं बहुविकल्पी से, तो 5 नंबर की ये हो गए। और यहाँ पे देखिए 6 से लेके 11 तक यानी कि 5 नंबर का ये, यानी कि 5 बहुविकल्पी प्लस 5 अति लघु उत्तरी, 10 नंबर का यहीं हो गया। अब 2 नंबर आपको और पाना है तो पास हो जाएंगे। तो 2 नंबर आप देखिए ये 12 से लेके आप लोग प्रश्न नंबर 18 यानी कि 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 दूना 12 नंबर। तो देखिए तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? 10 नंबर हो गया और 2 नंबर यहाँ से लघु उत्तरी में कहीं आप लोग लिख लेंगे तो पास हो जाएंगे। देखिए पहले प्रश्न में 1 से 10 की संख्याओं को या संस्कृत शिक्षण की विधि थी, आराम से आपको इन सारे प्रश्नों में से 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी को गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपने टॉपिक पे आइए, अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। सरसों का संस्कृत लिखिए, शरीफा का, कटहल का, पीपल का। चलिए लिखते हैं, क्या दिक्कत है? सरसों का क्या जगह? सरसपह। देखिए यहाँ पे जो मूर्धन्य स होना चाहिए और आसमानी र, और यहाँ पे विसर्ग भी होना चाहिए, नहीं तो गलत माना जाएगा। शरीफा का क्या होगा? सीताफलम। कटहल का क्या होगा? पौनसम। यहाँ पे म पे हलंत नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे छोटा स की जगह अगर आप ये वाला स बड़ा स लगा देते हैं या मूर्धन्य स लगा देते हैं तभी गलत माना जाएगा। इसीलिए एग्जैक्ट लिखना है। कटहल का क्या हो जाएगा? पौनसम। पीपल का क्या हो जाएगा? अश्वत्थ, ठीक है, अश्वत्थ। देखिए यहाँ पे जो थ और देखिए यहाँ पे आधा त होना चाहिए, पूरा त करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा? आपको आधा त और थ ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे छोटा स लगा देंगे तभी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे? बड़ा स ही लगाएंगे, तो अश्वत्थ, ये मिस्टेक से नंबर कट जाता है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। पलच्छः, पलाशः, तुम्बी, अमृत फलम। तो इसका नाम आपको हिंदी में लिखना है। प्रश्न नंबर 7, पलच्छः मतलब क्या हो जाएगा? वट वृक्ष या गूलर, जो गूलर का पेड़ होता है उसी को क्या कहते हैं? वट वृक्ष या गूलर कहते हैं, उसी को पलच्छः कहते हैं। पलाशः मतलब ढाक। तुम्बी मतलब क्या जगह?
छोटा कड़ुआ कद्दू। तुम्बी मतलब क्या जाएगा, छोटा कड़ुआ कद्दू या तितलौकी। अमृत फलम मतलब नाशपाती। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। कुत्ता को हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे, सारमेयः मने कुत्ता या कुकुरः मने कुत्ता। आज तक आप लोग जानते होंगे बस कुकुरः मतलब कुत्ता होता है, लेकिन सारमेयः मतलब भी क्या होता है, कुत्ता होता है। शेर का क्या होगा, सिंह। हिरण का क्या होगा, हरिणः। चूहा का क्या होगा, मूषक। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 है, हितम मनोहारी व दुर्लभ वचः सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। ठीक है। हितम मनोहारी व दुर्लभ वचः, हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है, यानी कि जो आपके हित के लिए बोले, जो आपको अच्छा मनोहर, मन को हरने वाला, मन को मोहने वाला वचन बोले, ऐसे लोगों का मिलना क्या है, दुर्लभ है। इसका भावार्थ ये है, हितम मनोहारी व दुर्लभ वचः, हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। प्रश्न नंबर 10 है, विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो विदुषा तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए। तो पुल्लिंग क्या होगा, भवन, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, भवति, भवत्यौ, भवत्यः। अब उसके बाद क्या आएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 क्या है, 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। तो 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में आप कैसे लिखेंगे, देखिए 5 का आप लिखेंगे पंच, 6 का क्या होगा, सट होगा। ठीक है। मूर्धन्य 6 और ट, 7 का सप्त या सप्तम, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का 10। लेकिन 10 में क्या अंतर है, क्या गलत हो सकता है, यहाँ पे हिंदी में 10 में आपका छोटा सा है, लेकिन संस्कृत में आपका ये बड़ा सा आएगा। 11 का क्या होगा, एकादश। 12 का क्या होगा, द्वादश। 13 का क्या होगा, त्रयोदश। 14 का क्या होगा, चतुर्दश। 15 का क्या हो जाएगा, पंचदश। ठीक है। 5 से 15 तक की गिनती हो गया। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, घबराने की जरूरत नहीं। प्रश्न नंबर 13, संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखिए। माहेश्वर सूत्र आपको याद कर लेना है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है मुझे, शायद ये सिलेबस से हट गया है 2024 वालों के। माहेश्वर सूत्र 14 हैं, जो इस प्रकार है। जब शिव जी ने क्या किया, नृत्य करते हुए डमरू बजाए, तो उनके डमरू से ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले। इसी से पूरे संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ, आविर्भाव हुआ। जैसे माहेश्वर में 14 सूत्र हैं। अयुड़ रिलरिक, देखिए सीक्वेंस क्या है, पहले देखिए सीक्वेंस ये, उसके बाद ये। तो अयुड़ रिलरिक ए ओंग, देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाले में क्या है, अंग पे आपका क्या है, हलंत है। ठीक है। तो ये हलंत जरूर देंगे। एयोंग अयौच, हैवरट लण। ठीक है। अब 7वां देखिए, 7वां में अमरणम, देखिए त्र दिया, त्र नहीं है, ये इया है, ऐसे इया। अमरणम झब घ ढ धस, ज ब गढ़ धस दस, ख फ छ ठत चट तव, कपय ससर हल। अब देखिए इसमें प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। प्रत्याहार देखिए, पहला माहेश्वर सूत्र क्या है, अयुड़ है। तो अयुड़ में से चलिए हम अ उठा लेते हैं। ठीक है, अ उठा लिए। और चौथा माहेश्वर सूत्र क्या है, अयौच है। तो अयौच में से चलिए हम आधा च उठा लेते हैं, तो अच बन गया। तो इसको क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। तो माहेश्वर सूत्र में पहले वर्ण और किसी और दूसरे माहेश्वर सूत्र के लास्ट वर्ण को संयोजित करने पे जो आपका शब्द बनता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। जिस प्रकार अच, तो अच प्रत्याहार को हम लोग स्वर कहते हैं। क्यों स्वर कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे अ से लेके च तक आप लोग गिनिए। अ में देखिए अ से च तक के बीच में क्या आएगा, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा। ठीक है, इसको अड़ा को काट दीजिए।
ठीक है, लास्ट वाला काट दीजिए, अड़ा काट दीजिए, क काट दीजिए, अंग काट दीजिए, च काट दीजिए। ठीक है, तो अ बचा, ई बचा, उ बचा, फिर क्या बच रहा है, री बच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, लरी बच रहा है, फिर ए बच रहा है, फिर ओ बच रहा है। देखिए ये क्या है आपका, सब स्वर है, ये आपका स्वर के अंतर्गत आएगा। इसीलिए प्रत्याहार संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस माहेश्वर सूत्र में कौन कौन से दो वर्णों को मिलाया जाए तो व्यंजन बनेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 14, संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। तो संस्कृत भाषा के महत्व पर, यानी कि ऐसी संस्कृत भाषा के 5 सेंटेंस बताइए जो संस्कृत भाषा के महत्व पर क्या हो, आधारित हो। तो चलिए लिखते हैं। भारतीयकता साधकम संस्कृतम, यानी कि भारतीय एकता के लिए संस्कृत की बहुत ज़रूरत है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शक संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, विश्व बंधुत्व विस्तारक संस्कृतम, सर्वभूतैकता कारक संस्कृतम, सर्वत शांति संस्थापक संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। ठीक है, त्यागम संतोषम सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलन संस्कृतम, भक्ति मुक्ति दवयोद्भावन संस्कृतम, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जनवदने जयतु चिरम कल्याणी। देखिए संस्कृत शिक्षण में संस्कृत की भाषा का महत्व क्या है, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस बताया गया है। मतलब संस्कृत का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, आपके देश में, ठीक है, वो लिखना है। तो क्या क्या इसका फ़ायदा है, तो भारतीय एकता साधकम संस्कृत, भारतीय एकता का साधक का प्रतीक है संस्कृत। ठीक है, भारतीयता के संपादक का है संस्कृत, ज्ञान के पुंज का, ज्ञान के पुंज यानी कि ज्ञान के समूह का, पुंज क्या होता है, समूह होता है, तो ज्ञान के समूह का प्रभा दर्शकम से, ज्ञान के पुंज का क्या है, संस्कृत दर्शक है, प्रभा दर्शक मतलब दर्शक है। सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, ठीक है, विश्व बंधुत्व के लिए संस्कृत, विश्व बंधुत्व और विस्तार के लिए संस्कृत, सर्व सभी की एकता के लिए, सर्वत्र सभी जगह शांति स्थापित के लिए संस्कृत, पंचशील प्रतिष्ठा में भी क्या है, संस्कृत का योगदान है, त्याग संतोष सेवा विश्व कल्याण निष्ठा, मतलब सारी चीज़ का यहाँ पे बड़ाई किया गया है, संस्कृत का क्या है रोल। ठीक है, वही लिखना था, वही हमने लिख दिया। प्रश्न नंबर 15 देखिए, संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। संस्कृत शिक्षण में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, वाचन शैली, वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता करके कुछ बच्चों को फलों के नाम सब्जियों के नाम क्या एक दूसरे से पूछने के लिए कह देना क्लास में, ये भी क्या हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे संस्कृत सीखेंगे। विचारों की अभिव्यक्ति होता है, भाषण हो जाएगा, शब्द ज्ञान एवं उसका प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, वर्ग पहेली के माध्यम से, उपयुक्त शब्द चयन द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति के माध्यम से, वाक्य प्रयोग द्वारा शब्द ज्ञान होगा। ठीक है, शब्द भंडार में वृद्धि के माध्यम से कर सकते हैं। व्याकरण संबंधी ज्ञान, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास, कारक विभक्ति, प्रत्यय, वाच्य यानी कि वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, वाच्य परिवर्तन उसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, लेखन शैली में क्या कर सकते हैं, निबंध लिखवा सकते हैं, कथा लेखन हो सकता है, जीवन परिचय लेखन हो सकता है, नाटक हो सकता है, संवाद लेखन हो सकता है, पत्र लेखन हो सकता है। 5वां क्या जाएगा, कंप्यूटर, ऑडियो, इंटरनेट आदि सबके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, संस्कृत को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या कहते हैं। अनुकरण वाचन को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में इमिटेशन, इमिटेशन। अनुकरण बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए टीचर किसी श्लोक को पढ़ रहे हैं या किसी नीतिपरक वाक्य को पढ़ रहे हैं टीचर, तो बच्चे क्या करेंगे, उसे दोहराएंगे, उसी को अनुकरण वाचन कहेंगे। ठीक है, और सस्वर वाचन मतलब स्वर के साथ मुख से बोल बोल के चिल्ला करके पढ़ना, सस्वर वाचन में आ जाएगा। सस्वर वाचन स्वर सहित
ठीक है। स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाती है। देखिए स्वर है तो स्व माने साथ होता है, तो स्वर के साथ यानी कि स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन है। जिस प्रकार मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई चीज़ों को, कंटेंट को देख देख के पढ़ा रहा हूँ, ये सस्वर वाचन के अंतर्गत आएगा। सस्वर वाचन के दो भेद हैं, ठीक है। या तो मैं आपको एक आदर्श वाचन के तौर पे पढ़ाऊँ, जैसे मतलब आपको ये लाभदायक हो, आपके हितकारी हो, ये आदर्श वाचन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अनुकरण वाचन, ठीक है। तो सस्वर वाचन के अंतर्गत ही क्या होता है, आपका आता है आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो देखिए सस्वर वाचन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आदर्श वाचन। देखिए आदर्श वाचन किसे कहते हैं, शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श के रूप में होता है। अतः अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, ठीक है। आलतू फालतू नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां रहती हैं और वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसे आदर्श वाचन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, अपशब्द नहीं बोलना है, ठीक है। अगर ये सब ध्यान देख के आप नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आपका ये वाचन आदर्श नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अध्यापक हमेशा बच्चों के हित के लिए सोचता है, ठीक है, ना कि अहित के लिए। कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वह वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालक के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। तो देख लीजिए आपका सस्वर वाचन के दो प्रकार, एक हो गया आदर्श वाचन, एक हो गया अनुकरण वाचन। तो हमने सस्वर वाचन का पहला आदर्श वाचन पढ़ लिया। अब चलिए पढ़ते हैं इमिटेशन यानी कि अनुकरण वाचन। सेकंड देखिए अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है, क्योंकि क्या है, छात्र ही अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं। अनुकरण वाचन को क्या कहेंगे, इमिटेशन या कॉपी करना या नकल करना। तो बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक का ही नकल करते हैं, इसीलिए अध्यापक को आदर्श वाचन करना चाहिए। आदर्श वाचन नहीं करेगा तो बैड वाचन लगेगा करने, ठीक है। तो अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र क्या करता है, अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है। तो आप लोग देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सस्वर वाचन में आपका आदर्श वाचन आ जाएगा, अनुकरण वाचन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, संस्कृत में लिंग के भेद को सोदाहरण यानी कि उदाहरण सहित बताइए। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है नपुंसक लिंग। यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग को क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग को कहेंगे फेमिनाइन जेंडर, नपुंसक लिंग को कहेंगे न्यूटर जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल और न्यूटर जेंडर। तो चलिए पढ़ते हैं। संस्कृत में भी 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, जिस शब्द से नर पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हिमालय, सागर, राजन, सब क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर, जिस शब्द से मादा स्त्री, ठीक है, या फीमेल जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गंगा हुआ, नदी, वधु, अजा, अजा माने बकरी, कनिष्ठा आदि, ये सब क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग हो जाएगा। न्यूटर जेंडर देखिए, ऐसे शब्द, शब्दी लिखा है, अब शब्द होगा, ऐसे शब्द जो न तो नर और न मादा का बोध कराते हैं, यानी कि न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे जलम, फलम, नगरम, पुस्तकम, हलम आदि, यानी कि ये इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। जल को आप पुल्लिंग कहेंगे कि स्त्रीलिंग, कोई इसका जेंडर नहीं है, इसीलिए इसको नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। मैक्सिमम नपुंसक लिंग के अंतर्गत सजीव निर्जीव दोनों आ जाते हैं, फलम, नगरम, पुस्तकम, हलम आदि, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या है, देखिए निर्जीव ही है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गुरु को नमस्कार है, राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, ठीक है, श्याम पिता के साथ गया। अब इसका ट्रांसलेशन करिए। देखिए गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो भाई गणेश का प्रॉब्लम है, तो गणेशाय मोदक रोचते, अच्छे लगते हैं को क्या हो जाएगा, रोचते हो जाएगा।
और लड्डू का क्या हो जाएगा, मोदकः माने लड्डू, और गणेश को क्या हो जाएगा, गणेशाय। ठीक है। गुरु को नमस्कार है तो गुरुवार नमो नमः। ठीक है, गुरुवे नमो भी हो सकता है यहाँ पे, गुरुवे गुरुवे नमः भी हो सकता है। राम पढ़ने के लिए काशी जाता है तो राम पठनाय, पठनाय माने पढ़ने के लिए, देखिए के लिए आया है ना, तो विधिलिंग लकार प्रयोग हुआ है। तो राम पठनाय काशी, काशी का काशी हो गया। जाता है प्रेजेंट टेंस में तो क्या होगा, पठति पठतः पठन्ति, तो क्या हो जाएगा, जाता है, राम एक है तो गच्छति हो जाएगा। श्याम पिता के साथ गया। ठीक है, श्याम पिता के साथ गया तो श्याम पितृण सह। देखिए पितृण के बाद आप थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, श्याम पितृण, पितृण के बाद बीच में थोड़ा सा जगह यहाँ पे स्पेस रहेगा, उसके बाद लिखाएगा श्याम पितृण सह, यहाँ पे ये वाला सह रहेगा, स और ह, यानी कि श्याम पिता के साथ, श्याम पितृण सह, यहाँ पे विसर्ग लगा वो भी सही है, लेकिन ये लगाएंगे तो सही रहेगा, श्याम पितृण सह अगच्छत, यानी कि गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा 2 साल का प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लिए हम लोग, पढ़ लिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो निश्चित आपका अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2022 का प्रथम सेमेस्टर संस्कृत का हमने प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। ठीक है, 25 नंबर का होता है, 12 नंबर पासिंग होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2023 का हो गया, और यहाँ पे हमने इसके पहले 2022 का विद एनालिसिस, ठीक है, समझ के साथ हमने करवाया है। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद दोस्तों।